आपको 7 डे फ्री ट्रायल भी दिया जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसे आगे बढ़ना है या नहीं। ठीक है, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये कर सकते हैं, या फिर आप इसी बार कोड को डायरेक्ट स्कैन कर लीजिएगा, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम इसका अपडेट मिलता रहेगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर मोर APSC कंटेंट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो पहला है फ्रीडम हाउस रिपोर्ट, इसी के रिपोर्ट के बारे में आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। दूसरा हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। मेरे प्रीवियस लेक्चर में जो 5 अक्टूबर में मैंने कवर किया था, वहाँ पे मैंने पढ़ाया था फॉर द केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज़ जो मिला था केमिस्ट्री के लिए मिला था। अब आज हम लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, किसको दिया गया, क्या किताब थी और क्या बेसिस पे दिया गया। थोड़ा बहुत नोबेल प्राइज़ के बारे में भी हम हिस्ट्री जान लेंगे। दिल्ली लिकर केस, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, MPs को अरेस्ट किया गया, क्या है इसके बारे में जानेंगे। और सामक्खा सरक्का जो फेस्टिवल मनाई जाती है, ट्राइबल फेस्टिवल है ये तेलंगाना में होती है एक्चुअली। ओके, ये हमारे ही शहर में होती है, यहाँ से थोड़ी दूर है। और सिक्किम फ्लड के बारे में जानेंगे, क्योंकि डेथ टोल जो है वो 14 हो चुका है, और डैम जो है फ्लड अवे होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है मृत्यु हो चुकी है दोस्तों, बहुत सारे लोग मिसिंग भी हैं। ये टॉपिक मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, आज भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद थोड़े ऐसे आर्टिकल्स हैं जो स्टेट PSC के लिए हैं, जो आप खुद भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चले पहला जो आर्टिकल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया एक्सपैंडिंग द सेंसरशिप रेजिम। जी हाँ दोस्तों, जो सेंसरशिप लगाई जाती है हर जगह पे, उसका जो रेजिम हमको देखने को मिला है वो एक्सपैंड होता जा रहा है दोस्तों। ठीक है, सेंसरशिप मतलब किसी चीज़ को रोक टोक कर देना या फिर किसी पे बैन लगा देना। ओके, यहाँ पे हमको एक्सटेंड होने को देखने को मिला है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहीं तो इंटरनेट फ्रीडम को हमको जो है ज़्यादा करना चाहिए, मतलब वी शुड लिबरेट अवर पीपल। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया का रैंक देखिए यहाँ 50 है, नंबर 50 पे। ओके, पार्टली फ्री है दोस्तों, मतलब हम लोगों को उतने राइट्स नहीं दिए गए अभी भी जितना देना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये फ्रीडम हाउस रिपोर्ट सेज दैट इंडिया रिसॉर्टिंग टू द AI एनेबल्ड डिजिटल रिप्रेशन दोस्तों। ठीक है, ये हमको ये पता चला है कि 29 कंट्रीज़ में जो है वहाँ पे खुले आम ह्यूमन राइट्स को डिटोरेट किया जा रहा है। जी हाँ, ओके, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट्स है ये जून 2022 से लेकर, ठीक है, मई 2023 तक के जितने भी ऑब्जर्वेशन है ये देखे गए हैं। इसमें सबसे जो वर्स्ट कंट्री है वो ईरान है और म्यांमार है, क्योंकि ईरान ने तो सरासर लोगों को हत्या की है वहाँ पे, जो ऑनलाइन कमेंट्री करते हैं उनके गवर्नमेंट के खिलाफ। और म्यांमार में तो कई लोगों को डेथ सेंटेंस दे दिया गया है। क्या आप कैन यू इमेजिन कि आप अपने शब्दों को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते ऑन द इंटरनेट। चलिए उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा टेबल आप यहाँ पे देख लीजिए। आइसलैंड इज़ अ टॉप कंट्री जिसको मिलता है स्कोर 94। 100 अगर मिल जाए दोस्तों तो ये टॉप कंट्री होती है जिन्होंने फुल फ्रीडम दे रखा है फॉर इंटरनेट। ओके, आप अपने स्पीच को, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच को बयान कर सकते हैं। और जो 1 होता है वो वर्स्ट होता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसलैंड जो है स्कोर अच्छा है इसका 94, यहाँ पे लोगों को फुल फ्रीडम दिया गया है। UK का स्कोर 79 है, जर्मनी का 77 है, US का 76 है। ब्राज़ील यहाँ से जो है पार्टली फ्री कंडीशंस में आ जाते हैं दोस्तों, 64, 52। और इंडिया जो है श्रीलंका से भी पीछे है, 50 है। एंड पाकिस्तान यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो कम्प्लीटली नॉट फ्री कैटेगरी में आ चुका है दोस्तों, नॉट फ्री की कैटेगरी में आ चुका है। यहाँ पे आपने रैंक देखा होगा, इट्स ए 26th रैंक। सो दिस इज़ अ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं यहाँ पे टेबल लिस्ट बना के आपको बताया गया है। चलिए अब देखते हैं रीज़न क्या है। अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट बाय फ्रीडम हाउस, ये जो ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम रिपोर्ट है, 13वीं बार जो है डिक्लाइन हमको देखने को मिला। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 13th कॉन्सिक्यूटिव ईयर हमको डिक्लाइन देखने को मिला है दोस्तों। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन ऑफ द ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम, कि किस तरह से लोगों को राइट्स को धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, उनके इंटरनेट फ्रीडम को रोका जा रहा है। कई एरियाज़ में तो व्हाट्सएप नहीं चलता, इंस्टाग्राम नहीं चलता। चाइना जो है, चाइना लगातार 8th टाइम जो है वो अपने कई सारे वेबसाइट्स को बैन कर चुका है। गवर्नमेंट के फेवर में के वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। ओके, इनके अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलते हैं दोस्तों। एंड ईरान में अगर बात करें तो वहाँ पे और भी वर्स्ट सिचुएशन है, उन्होंने तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को ही बैन कर दिया।
तो लोगों की हालत बहुत ख़राब है। और यहाँ पे फ्रीडम हाउस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन वाशिंगटन डीसी दोस्तों। ओके, सो यूपीएससी के जो एमसीक्यूज है उसमें पूछने के बहुत सारे चांसेस आपको मिलेंगे कि इस साल इंडिया का रैंक कौन सा रहा, दैट इज़ 50 रैंक हो गया। और ये फ्रीडम जो हाउस है ये कहाँ पे हेडक्वार्टर है, दैट इज़ वाशिंगटन डीसी पे हेडक्वार्टर है दोस्तों। ठीक है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1941। कब एस्टैब्लिश किया गया? 1941 में। इट इज़ बेस्ट नोन फॉर पॉलिटिकल एडवोकेसी सराउंडिंग इशू दोस्तों। okay? जो भी पॉलिटिकल इश्यूज चलते हैं और जो भी ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जो डिटोरेट किए जाते हैं उसके पर ये अपनी रिपोर्ट को लेकर आते हैं दोस्तों। पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया। इस बार इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका नाम रखा है फ्रीडम ऑन द नेट। क्या रखा है? फ्रीडम ऑन द नेट 2023, यानी नेट इंटरनेट में किस तरह से फ्रीडम दिया जा रहा है वहाँ की गवर्नमेंट के, द रिप्रेसिव पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये 13th एडिशन है जो रिसेंटली पब्लिश की गई है ऑन ह्यूमन राइट्स, जो कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जून 2022 से लेकर मई 2023 तक क्या करते हैं इसको कवर किया जाता है दोस्तों। सारे डिटेल्स यहाँ पे कवर कर रखे हैं। ओके, इट एवेल्युएट्स इंटरनेट फ्रीडम। कितने कंट्रीज़ को इन्होंने चुना? 70 कंट्रीज़ को इन्होंने चुना और 88% ऑफ द ओल्ड इंटरनेट यूजर्स यहाँ पे कवर करते हैं दोस्तों। और इन्होंने जो है 5 फैक्टर्स को एवेल्युएट किए हैं। okay? क्या क्या सेंसरशिप है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो ये 5 पॉइंट्स को एज इट इज़ लिख दीजिएगा, आपका एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, पहला जो पॉइंट इन्होंने मेंशन किया, इंटरनेट कनेक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस। दूसरा उन्होंने किया ब्लॉक्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तीसरा ब्लॉक्स ऑन वेबसाइट्स। चौथा ब्लॉक्स ऑन वीपीएन्स। एंड पांचवा जो है फोर्स रिमूवल ऑफ कंटेंट। किस तरह से जो है अगर अब कोई भी व्यक्ति एक इंटरनेट में कंटेंट को अपलोड करता है उसको किस तरह से दबाव में लाकर उसको रिमूव कर दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है दोस्तों। कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर देते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हमारे इंडिया में भी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जब इंटरनेट शटडाउन्स भी बहुत बार हुए हैं दोस्तों। राइट, सो हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट्स की बात करें तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये जाना जा रहा है कि 29 कंट्रीज़ में जो है ह्यूमन राइट्स को धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको जो डिटेरेट कर दिया गया है। एंड चाइना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रेट 9th ईयर रैंक्ड वर्ल्ड मोस्ट या फिर वर्स्ट इन्वायरमेंट फॉर इंटरनेट फ्रीडम दोस्तों। और म्यांमार जो है वो वर्ल्ड का 2nd मोस्ट रिप्रेजेंट ऑनलाइन फ्रीडम माना जा रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिजिटल रिप्रेशन का देखिए मतलब क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ। डिप्रेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को पकड़ के रखना, ओके, उसको बंद करके रखना, उसको फ्रीडम नहीं देना दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ईरान में जो डिजिटल रिप्रेशन है बहुत ही ख़राब है। यहाँ के अथॉरिटीज़ पूरा इंटरनेट सर्विसेज को शट डाउन कर चुके हैं, व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिए हैं, इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिए हैं। राइट, और जो एंटी गवर्नमेंट के जो प्रोटेस्ट होते हैं ना उनके ऊपर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस रखा गया है दोस्तों। वहाँ के लोगों को, वहाँ की पीपल को, दे डोंट हैव एनी फ्रीडम टू डिस्कस अबाउट देयर गवर्नमेंट। वो ना गवर्नमेंट के बारे में ना अच्छा बोल सकते हैं ना बुरा बोल सकते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, सिर्फ जो गवर्नमेंट बोलेगी वही को उनको मानना पड़ेगा दोस्तों। राइट, इसीलिए ये सारे फैक्टर्स को जब आप कंसिडर करेंगे, जो एक ग्लोबल फ्रीडम रिपोर्ट है 13th टाइम डायरेक्टली डिक्लाइन हो चुका है। डिक्लाइन यहाँ पे मिला है 13th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। और डिजिटल रिप्रेशन जो ईरान में हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिला। और यहाँ पे 70 कंट्रीज़ में, आउट ऑफ 70 कंट्रीज़ 55 कंट्रीज़ पीपल फेस्ड लीगल रिपरकेशन फॉर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। और 40 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे फिजिकली असॉल्ट किया गया है और मार भी दिया है दोस्तों फॉर ऑनलाइन कमेंट्री। कई लोग अपने जो एक्सप्रेशन है, अपने फीलिंग्स है, वो अगर सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म्स पर रखते हैं तो 41 कंट्रीज़ में ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि वहाँ के जो लोग हैं उनको मार दिया भी गया है दोस्तों, दे हैव किल्ड। तो देख सकते हैं कैसी हालत ख़राब हुई है यहाँ पे। और मोस्ट एरिगेस केसेस अगर आप देखेंगे तो म्यांमार, ईरान में देखने को मिले हैं, जो कई सारे लोगों को डेथ सेंटेंस भी दे दिया गया। ये मैंने बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी, राइट। तो लोगों को डेथ सेंटेंस भी दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट फ्रीडम की वजह से, क्योंकि वो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो चलो मार दीजिए। ये कहाँ से इंसाफ है भाई। रिपोर्ट कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी जिक्र करती है दोस्तों। तो 47 गवर्नमेंट्स ने एक पर्टिकुलर टीम को बना रखी है, राइट, जिसे वो लोग कमेंटेटर्स कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, ये ऑनलाइन डिस्कशंस जो भी होता है इसको मैनिपुलेट करते हैं। इसको मैनिपुलेट किया जाता है ताकि गवर्नमेंट की सपोर्ट में बात करें दोस्तों, राइट।
और यहाँ पे जो एआई बेस्ड टूल्स हैं, जो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, इमेजरी हो, ये सब कुछ डेवलप करती है। तो ओवर द पास्ट न्यू ईयर ये जो न्यू टेक्नोलॉजी यूटिलाइज की गई है 16 कंट्रीज़ में, वहाँ पे भी जो है कई तरह के पब्लिक डिबेट्स को मैनिपुलेट किया गया है, उनकी गवर्नमेंट की अच्छाई के बारे में बताया गया है दोस्तों। एंड इंडिया की हालत क्या है? तो इंडिया में जब मैं आपको टेबल दिखा रहा था तो हम लोग क्या थे दोस्तों? पार्टली फ्री थे। क्या थे? पार्टली फ्री थे, जो कि 50th रैंक था हमारा, 50वां रैंक था हमारा। तो इंडिया की हाथ बात करें तो इंडिया में भी जो है कई तरह के सेंसरशिप मेथड्स इन्वॉल्व होते हुए नज़र आए हैं, एक्सेप्ट वीपीएन ब्लॉकिंग। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर 100 स्कोर है तो इट इज़ हाईएस्ट डिजिटल फ्रीडम, अगर 1 स्कोर है तो क्या बोलते हैं उसको? वर्स्ट रिप्रेशन कहा जाता है। और इंडिया एग्जैक्टली मिडिल में बैठा हुआ है दोस्तों, 50वां है, राइट। और आइसलैंड का 94 है, जो कि एक बेस्ट क्लाइमेट है इंटरनेट फ्रीडम के लिए। तो दिस आर द फ्यू जो ऑब्जर्वेशन से देखे गए, और हमारे इंडिया के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। और जो इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स है वो आप याद रख लीजिएगा दोस्तों, आंसर राइटिंग में आपको अच्छे से काम आएंगे। 5 पॉइंट्स मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कहाँ पे है वो। नेट सो इंटरनेट कनेक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस, ब्लॉक ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ब्लॉक ऑन वेबसाइट्स, ब्लॉक ऑन वीपीएन्स और फोर्स रिमूवल ऑफ कंटेंट। तो हमारे इंडिया वाले ने वीपीएन्स को छोड़कर बाकी सारे इसको वेबसाइट को बैन करना शुरू कर दिया, वेबसाइट्स को बंद कर दिया, ओके। या फिर कोई कंटेंट जाता है तो उसको फोर्स रिमूव करवाया जाता है। तो यहाँ पे हमको सेंसरशिप देखने को मिली है दोस्तों, राइट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लेक्चर जो टॉपिक है दैट इज नॉर्वेज जॉन फोजे विंस नोबेल फॉर लिटरेचर। नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों फॉर नॉर्वेजियन ऑथर जॉन ओलाव फोजे, इनका नाम है। ही वॉज अवार्डेड द प्राइज फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस and prose which give voice to unsayable. This is important. Okay. और नोबेल प्राइज़ की बात करें तो एक प्रेस्टिजियस प्राइज़ है जहाँ पे 6 डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है दोस्तों। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। और 1968 में अगर बात करें तो यहाँ पे 6th प्राइज़ को इंट्रोड्यूस किया गया इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंस दोस्तों। जो स्वेरिज रिक्सबैंक है, जो कि स्वीडन की सेंट्रल बैंक है, उन्होंने एक प्राइज़ को एस्टैब्लिश किया इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ सर ऑल्फ्रेड नोबेल, जो कि फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज़ है। ऑल्फ्रेड नोबेल साहब जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट हैं, इंजीनियर है और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि डायनेमाइट के इन्वेंट किया था इन लोगों ने, बट अनफॉर्चुनेटली आज उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। एंड यहाँ पे जो है 5 प्राइजेस को नोबेल प्राइज़ दिया गया, और फर्स्ट जो अवार्ड दिया गया वो 1901 में दिया गया था दोस्तों। However, if a person is awarded a prize and dies before receiving it, the prize is presented. Okay? ये पोस्टमोसली तो मिले नहीं, नोबेल प्राइज़ और नॉट अवार्डेड पोस्टमोसली, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है ना, भारत रत्न पोस्टमोसली दिया जाता है, ओके। जो परमवीर चक्र होता है उसको पोस्टमोसली दिया जाता है, बट नोबेल प्राइज़ जो है दे आर नॉट अवार्डेड पोस्टमोसली। ओके, अगर इफ़ ए पर्सन इज़ अवार्डेड ए प्राइज़ एंड डाइज बिफोर रिसीविंग इट तब उनको दिया जाता है, मगर किसी मरे हुए व्यक्ति को फिर बाद में याद करके देना वो नोबेल प्राइज़ की खासियत नहीं है। किस तरह से ये लोग विनर चुनते हैं? देखो, नथिंग बट सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी, बीच में मोबाइल आ गया था, मैं इसको साइलेंट कर दिया। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कमिटी के एक मेंबर होते हैं, तो कमिटी बनाई जाती है, 5 मेंबर्स वो कमिटी में होती हैं, और उन लोगों के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, 5 मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाय द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट फॉर नोबेल पीस प्राइज। ओके, और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो है वो नोबेल प्राइज़ देती है इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है वो नोबेल प्राइज़ देती है इन साइकोलॉजी और मेडिसिन में। तो एक एक की एक एक जिम्मेदारी दी गई। स्वीडिश एकेडमी जो है वो नोबेल प्राइज़ देती है इन लिटरेचर, ओके। 5 मेंबर की कमेटी जो कि नॉर्वेजियन पार्लियामेंट में इनको अपॉइंट किया जाता है दोस्तों। और रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है वो इकोनॉमिक साइंसेस को भी यहाँ पे अवार्ड देते हैं फ्रॉम 1969 में, ठीक है। तो एक्सेप्ट फॉर पीस प्राइज द नोबेल प्राइजेस आर प्रेजेंट इन स्टॉकहोम, स्वीडन एट द एनुअल प्राइज अवार्ड सेरेमनी ऑन 10th दिसंबर, ठीक है। सो नोबेल पीस प्राइज को छोड़ के बाकी के जो नोबेल प्राइजेस हैं वो स्टॉकहोम, स्वीडन में यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। द पीस प्राइज इज प्रेजेंटेड एट एनुअल प्राइज अवार्ड इन ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है दोस्तों ऑन 10th दिसंबर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीस नोबेल प्राइज आर प्रेजेंटेड इन स्टॉकहोम, सारे के जो जो मेडिसिन के हैं, लिटरेचर के हैं, साइकोलॉजी के हैं, वो सब कुछ स्वीडन में देते हैं। और जो पीस प्राइज होता है ना वो नॉर्वे में दिया जाता है ऑन 10th दिसंबर। क्लियर, समझ में आ गया? सो दिस इज अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द नोबेल प्राइज। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। व्हाट इज दिल्ली लिकर केस एंड व्हाट आर ईडीज एलिगेशन अगेंस्ट आप लीडर्स। तो रिसेंटली क्या हुआ था, एनफोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में आज हम दूसरी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, सेकेंड न्यूज़ है ये,
क्योंकि कल मैंने 5 अक्टूबर में आपको ईडी के बारे में मैंने पढ़ाया था दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में, जहाँ पे रणबीर कपूर को एक समन इशू किया था फॉर प्रमोटिंग दी बेटिंग ऐप्स। ये आपने नहीं देखा है मेरा वीडियो तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि बेटिंग ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने की वजह से उनको एक समन इशू किया था। तो ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के बारे में मैंने डिटेलली आपको समझा रखा है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, उसको लीगल करने से क्या फ़ायदे होंगे, इलीगल करने से क्या नुकसान होंगे, सब कुछ ओके मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैज़ अरेस्टेड सीनियर आम आदमी लीडर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा जिनका नाम है संजय सिंह। क्योंकि जो सीएम थे, डिप्टी सीएम थे दिल्ली के, मनीष सिसोदिया, ये भी इसी केस में अरेस्ट हुए थे दोस्तों फरवरी 2023 में। ये न्यूज़ बहुत ही सनसनी बन चुकी थी उस वक्त, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अरेस्ट होना इस केस में इट्स एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ सकता है कि इमेज ख़राब हो सकती है पार्टी की। तो क्या क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में भी इनको अरेस्ट किया गया और पूछताछ की गई, क्योंकि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी एक नई पॉलिसी आई थी दोस्तों 2021 एंड 22 में, ठीक है। तो उस वक्त जो है ये एक्साइज पॉलिसी डिज़ाइन की गई थी दोस्तों नवंबर 17, 2021, और किस तरह से लिक्कर को मैनेज किया जाएगा सिटी में वो बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट ने जो इस बिज़नेस से विड्रॉ करके कई तरह के प्राइवेट ऑपरेटर्स को यहाँ पे जिम्मेदारी दे दी गई कि आप लिक्कर शॉप्स को बनाएं, क्योंकि टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड स्टॉप द ब्लैक मार्केटिंग। ये एक्चुअली एक बहाना है, इसके पीछे जो है बहुत सारा पैसा छुपा हुआ है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। सो होल कंट्रोवर्सी जो है इसी न्यू एक्साइज पॉलिसी के बीच में घुलती रही। और दिल्ली ने क्या किया, भाई ये तो बहुत गड़बड़ कर रही है पॉलिसीज़, क्योंकि हमने तो सारा मार्केट सब पूरा प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया है, गवर्नमेंट के हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। तो इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर दोबारा से ओल्ड एक्साइज रेजिम को वापस ला लिया। और जो न्यू लिक्कर पॉलिसी आई थी, सिटी को इन्होंने 32 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसे जोन कहते हैं, पार्ट्स हो, जोन हो। और यहाँ पे जो है बिडिंग की गई थी दोस्तों जोन बाय जोन, कि इस जोन में कौन लिक्कर लाइसेंस को अलाउ करते हैं। पहले जो बिडिंग होती थी वो इंडिविजुअल लाइसेंस के लिए होती थी, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिडिंग की जा रही है जोन बाय जोन। ऑल्सो जो 849 जो रिटेल वेंडर्स हैं उनको इशू किया गया थ्रू दिस बिडिंग पॉलिसी, जिसमें दिल्ली हैड 864 लिक्कर शॉप्स और 475 जो है वो चार जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो रन करती है, और बाकी के 389 जो है वो प्राइवेट रन करती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए शॉप्स आर अलाउड टू ऑफर डिस्काउंट्स टू रिटेल कस्टमर्स। ओके, और ड्राई डेज भी जो है वो पहले 21 ड्राई डेज हुआ करते थे, आपको पता है, और यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने रिड्यूस कर दिया सिर्फ 3 दिन को। तो आप जान सकते हैं कितना रेवेन्यू ये लोग जनरेट कर रहे हैं। और ये होम डिलीवरी भी रख दिया भाई, ए न्यू पॉलिसी दे आल्सो हैव एन प्रोविजन फॉर होम डिलीवरी ऑफ लिक्कर। ओके, सो इट इवन प्रपोज लोअरिंग द ड्रिंकिंग एज फ्रॉम 25 to 21। देखिए कितने खतरनाक पॉलिसी ये लोग डिज़ाइन कर रहे हैं भाई, ये तो यूथ को ख़राब कर रहे हैं, घर वालों को ख़राब कर रहे हैं, डिस्काउंट देके ख़राब कर रहे हैं, राइट। और इनफैक्ट ड्राई डेज रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 21 to 3। दिस इज़ वेरी डेंजरस। और एक खुशखबरी सुनिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे रात के 3 बजे तक भी लिक्कर शॉप्स ओपन रहेंगे। ओके, आप समझ सकते हैं इस तरह की पॉलिसीज को डिज़ाइन किया गया था इन न्यू एक्साइज पॉलिसी में। हाउएवर शांत रहिएगा, दिस वर नॉट इम्प्लीमेंटेड, राइट। सो एलिगेशंस की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली लिक्कर पॉलिसी डिस्काउंट 1+1 स्कीम दिया गया, और जो लिक्कर रिटेलर्स हैं उनको हेफ्टी डिस्काउंट्स यहाँ पे दिए गए थे दोस्तों। ओके, और लाइसेंसेस इशू किए गए फॉर इशूइंग एडवर्टाइजमेंट लिक्कर को प्रमोट करने के लिए। और यहाँ पे जो दिल्ली एक्साइज रूल्स है 2010 का, खुले आम इसके धज्जियाँ उड़ाती गई दोस्तों, खुले आम इसके धज्जियाँ उड़ाती गई। नंबर ऑफ ड्राई डेज की बात करें, जो मैंने बताया आपको 3 दिन तक रिड्यूस कर दिया गया। ये सब कुछ किया गया विदाउट द अप्रूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोस्तों। कोई भी पॉलिसीज़ में चेंजेस लाना है तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद जो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी ओपिनियन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों के बाद ही जो है यहाँ पे ये चेंजेस लगते हैं। बट यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल को तो कोई वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको तो कोई भनक ही नहीं लगी है इधर। जो लाइसेंस इशू किए गए, राइट, जो एक्सटेंड किया गया जो टाइम, और जो एक्साइज ऑफिशियल्स ने अपने खुद से कर दिया विदाउट एनी इंक्रीज इन द टेंडर लाइसेंस फीस। कई तरह के जो है लाइसेंस फीस को वेव ऑफ कर दिए गए थे दोस्तों। ओके, और इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 144 करोड़ वर वेव्ड ऑफ इन जनवरी 2022, राइट। और अकाउंट ब्रांच के जो एक्साइज डिपार्टमेंट, उन्होंने स्पेसिफिकली रिकमेंड किया था कि नो कंपेंसेशन शुड बी अलाउड टू द लाइसेंसेस, पर फिर भी जो है वेव ऑफ करते गए।
ये जो सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, जो नरेश कुमार हैं, ओके, वो भी एग्जामिन करना था, उन्होंने भी एग्जामिन नहीं किया दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर लैप्स देखने को मिले, इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली। और ये जो रिपोर्ट जो है, हमारे जो दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया वो हेड करते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट को, एंड उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए क्योंकि यहाँ पे कोई अप्रूवल भी नहीं लिया गया था दोस्तों। जब ये बात एलजी के पास पहुँची, वहाँ के जब लेफ्टिनेंट जनरल थे उनके पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुँची, तो उन्होंने सीधा डायरेक्टली बोल दिया कि भाई सीबीआई साहब उतरिए आप इस मैटर में, यहाँ पे कुछ घोटाला चल रहा है, आप इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो सीबीआई प्रोब में इन सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है सारक्खा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय तेलंगाना। तो रिसेंटली हमारे जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी को अप्रूव कर दिया फॉर तेलंगाना, जिसका नाम है सारक्खा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी दोस्तों। ठीक है, जो कि मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में, जो तेलंगाना में एक मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आती है ये, और इसका जो कॉस्ट रहेगा वो 889 करोड़ रहेगा दोस्तों। ठीक है, एंड जब हमारे नरेंद्र मोदी जी विजिट किए थे तेलंगाना को, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि सामक्खा सारक्खा जो कि मदर डॉटर डुओ हैं, ये एक्चुअली काकतीय डायनेस्टी के हैं दोस्तों। उस वक्त उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के वास्ते बहुत कुछ किया था, उनके राइट्स के लिए। माँ बेटी हैं तो उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी रखी जाएगी। और सामक्खा इज सेड टू हैव मैरिड टू ए पगीदिद्दा राजू, जो कि फ्यूडल चीफ हैं ऑफ द काकतीय डायनेस्टी, जैसे मैंने आपको बताया, जिन्होंने वरंगल के एरिया पे राज किया था। उनको 2 बेटियां थी और एक बेटा था दोस्तों। बेटियों का नाम था सारक्खा और सरलम्मा भी कहते थे, और नागुलम्मा जो कि दूसरी बेटी है, और एक बेटा था जिनका नाम था जामपन्ना दोस्तों। 13 सेंचुरी में एक बहुत बड़ी बैटल होती है लोकल रूलर्स में, क्योंकि ये लोग टैक्सेस के लिए इम्पोज करते रहते हैं, और सरलम्मा का जो है वो मर जाती है दोस्तों, वाइल सामक्खा जो है वो हिल्स में कहीं छुप जाती हैं। जो लोकल कोया के ट्राइबल्स हैं वो मानते हैं कि सामक्खा जो है एक देवता बन चुकी हैं, मेटामॉर्फोसिस मतलब एक स्टोन में बदल चुकी हैं। राइट, उस तब से जो है वो उनकी इबादत करते हैं, उनको वर्शिप किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ट्राइबल लोगों के खातिर जो सफरिंग्स कर रहे थे वो लोग इम्पोजिशन ऑफ टैक्स की वजह से उनके लिए लड़ा, और उनकी लड़ाई में जो है इनकी माँ भी जो है मृत्यु हो चुकी थी। तो इसलिए यहाँ पे इनके जात्रा के टाइम पे निकाला जाता है। मुलुगु होल्ड से बाइनिलियल फेस्टिवल इन द सामक्खा सरलम्मा जात्रा जिसे कहते हैं दोस्तों। द इवेंट कॉमेमोरेट्स इन द बैटल ऑफ मदर डॉटर डुओ अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। और जैसे जैसे समय गुजरता गया, इन दोनों का नाम फेमस होता गया दोस्तों, एंड क्लोज टू 1.5 करोड़ डिवोटीज यहाँ पे आने लगे दोस्तों, फ्रॉम ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज ऑल्सो। आसपास के आंध्र प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से यहाँ पे आने लगे। तो फाइनली गवर्नमेंट को भी यहाँ पे एक्शन लेना पड़ा, और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वो भी विजिट करते रहे दोस्तों। सेंटर ने 6.25 करोड़ दे दिया था यात्रा को, जो 2018, 20 और 22 में हुई थी, और सेपरेट फंड्स भी इस्टेब्लिश किए गए थे फॉर कम्युनिटी शेल्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन्होंने स्ट्राइट अवे 75 करोड़ को सैंक्शन कर दिया दोस्तों अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। ओके, एक ट्राइबल सर्क्यूट को इन्होंने डिज़ाइन किया, जो सारे ट्राइबल एरियाज है वो लोग दिखाए जाएंगे, जैसे कि मुलुगु हो गया, लखनावरम हो गया, मेदावरम हो गया, तड़वई हो गया, दमरवी हो गया, मल्लूर हो गया। ओके, और ये जो वाटरफॉल्स होते हैं ये भी सामक्खा सरला के टेम्पल में ही लोकेटेड है दोस्तों। एंड मुलुगु ए रिजर्व शेड्यूल ट्राइब्स असेंबली सीट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 2.6 लाख एज पर 2011। और जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रामप्पा टेम्पल, ये मुलुगु सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे है। सो ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है एज ए पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, एंड दिस एक्ट लीड टू द स्प्लिट ऑफ द एर्स्टवाइल स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इनटू तेलंगाना दोस्तों। अंडर द एक्ट both Andhra Pradesh and Telangana would get support to establish a tribal university each. However, Telangana Tribal University faced significant challenges as land allocation of 500 to 600 acres could not be done in time. तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, और नेक्स्ट मैं फिर कल मिलूँगा दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसके बारे में हम कल और डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलता हूँ दोस्तों अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।